Hello students, I am going to teach you the model paper 2024 of social science. सोशल साइंस का जो मॉडल पेपर 2024 है पिछले साल का, वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स. ओके, सो व्हाट आर द आंसर्स ऑफ दिस मॉडल पेपर, वो मैं आपको बता रहा हूँ. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस साल भी यही सिलेबस है. तो क्या क्या इसके क्वेश्चन है और उसको कौन से आंसर है, ठीक है. When did the First World War begin? First World War began in 1918. Okay. Who led the Bardoli Satyagraha? Bardoli Satyagraha was led by Sardar Vallabhbhai Patel against the बेगार. बेगार के विरुद्ध में, किसानों को द्वारा बेगार ली जाती थी, तो उसके विरुद्ध में सरदार वल्लभ भाई पटेल लेड द बारडोली सत्याग्रह इन गुजरात. ओके. वर्ल्ड वॉर 1918 नहीं सॉरी बिगेन इन 1914 1914 में शुरू हुआ था एंड इट वाज एंडेड इन 1918. ओके. हाँ. नेक्स्ट, स्टीम इंजन रिलेटेड टू जेम्स वॉट. जेम्स वॉट इन्वेंटेड स्टीम इंजन्स फॉर द फर्स्ट टाइम. जेम्स वॉट ने सबसे पहले स्टीम इंजन को डेवलप किया था, इन्वेंट किया था. बंगाल गजट मैगजीन पब्लिश्ड इन 1718. बंगाल गजट था वो 1780 में पब्लिश हुई थी एंड इट वाज वीकली, और ये वीकली थी, ठीक है. हर सप्ताह ये प्रकाशित होती थी. ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के विरुद्ध ये न्यूज़ पब्लिश करती थी. वोट परसेंटेज ऑफ द इंडियाज एरिया कम्स अंडर द प्लेटो रीजन. प्लेटो रीजन यानी पठारी क्षेत्र में कितना प्रतिशत एरिया भारत का आता है, तो प्लेटो रीजन में 27% एरिया कम्स अंडर द प्लेटो रीजन. 27% एरिया है वो प्लेटो रीजन में आता है, ठीक है. नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन. सरिस्का टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन राजस्थान इन अलवर डिस्ट्रिक्ट. राजस्थान का जो अलवर जिला है वहाँ पर सरिस्का टाइगर रिजर्व है. इट वॉज द टाइगर रिजर्व, टाइगर वर रोमिंग. ओके. नेक्स्ट, विच इंडियाज प्लेस इन द वर्ल्ड इन द पॉपुलेशन ऑफ शुगर. शुगर के मामले में इंडिया का स्थान है सेकेंड. फर्स्ट वॉज द ब्राज़ील. ब्राज़ील, आफ्टर द ब्राज़ील इंडिया वॉज द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, निम्न में से कौन सा है वाटर ट्रांसपोर्ट है. तो देखो, रेलवेज, ओवरसीज, पाइपलाइंस, ये वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं है. रोडवेज इज ए, नहीं सॉरी, ओवरसीज ए वाटर ट्रांसपोर्ट. रोडवेज तो रोडवेज होते ही है. पाइपलाइंस, रेलवेज, ये तो लैंड ट्रांसपोर्ट है. ओवरसीज इज द वाटर ट्रांसपोर्ट. ओवरसीज होता है समुद्र से पार करना, वो होता है वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है. नेक्स्ट, सिंहली इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका. सिंहली है वो श्रीलंका की ऑफिशियल भाषा है. नंबर ऑफ लैंग्वेजेज रिकॉर्डेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज 22. 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेज है भारत के संविधान में. द रेशियो, सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसन 2011 में सेंसस के अनुसार भारत की जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, 943 है. इन 2001 द सेक्स रेशियो वॉज 933, बट इन 2011 इट वॉज increased and it became 943 females per 100 females per 100 male per 1000 male per 1000 मेल. सेक्स रेशियो क्या होता है, द नंबर ऑफ वीमेंस पर 1000 मैन. 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या सेक्स रेशियो होता है. तो 1000 पुरुषों के पीछे 2011 की जनगणना 943 ही महिलाएं हैं. हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द बहुजन समाजवादी पार्टी. बहुजन समाजवादी पार्टी वॉज फाउंडेड बाय काशीराम. He was also remain the chief minister of Rajasthan and at present Mayawati was also the Mayawati is the director of this party, main head of the party, Bahujan Samajwadi Party. And the election symbol of this is the elephant. Elephant इसका election symbol है. And it was especially in उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश की ये स्टेट पार्टी है. प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी ऑफ विच सेक्टर.
नेचुरल प्रोसेस से जो प्रोडक्शन होता है वो प्राइमरी सेक्टर होता है। फिर नेचुरल प्रोसेस को मैन्युफैक्चर कर दिया जाए, उसी जैसे मतलब एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, ये जो प्रोडक्शन होता है, नेचुरल प्रोसेस जो प्रोडक्शन होता है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। उन्हीं को मैन्युफैक्चर किया जाता है इंडस्ट्रीज में, तो इंडस्ट्रीज आर द सेकेंडरी सेक्टर। टेरिसरी इज द सर्विस सेक्टर, टेरिसरी सेक्टर इज द सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर लाइक द ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग, railways, these are the manufacturing, these are the service sector. फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, देखो क्रेडिट का जो फॉर्मल सोर्स होता है वो बैंकिंग है, कोऑपरेटिव होता है, ये फॉर्मल सोर्स होता है। लेकिन फॉर्मल सोर्स नहीं है वो है मनी लेंडर्स, ये मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, ये इनफॉर्मल सोर्स है क्रेडिट का। क्रेडिट होता है रुपए अवेलेबल कराना, रुपीज़ लोन वगैरह लिए जाता है तो बैंकिंग से लिया जाता है तो वो फॉर्मल सोर्स है, लैंडलॉर्ड से लिया जाता है तो इनफॉर्मल सोर्स है। ठीक है। हु डिटरमाइन द रूल्स रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड्स का जो रूल्स है वो कौन डिटरमाइन करता है? इंटरनेशनल ट्रेड्स का रूल्स यूएनओ डिटरमाइन करता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वॉज स्टेबलाइज इन बॉम्बे, बॉम्बे में पहली टेक्सटाइल मिल स्टेबलाइज हुई थी एक पार्सियन के द्वारा। ओके, एंड इट वॉज स्टेबलाइज इन 17 जुलाई 1854। ओके, 1854। ठीक है। इस द ऑथर होता है बुक गुलामगिरी, गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिराव फुले, ज्योति राव फुले, RAO है, फुले इज द ऑथर ऑफ ए गुलामगिरी। क्रूड ऑयल इज द नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स, क्रूड ऑयल है वो नॉन रीन्यूएबल होता है, रीन्यूएबल, क्रूड ऑयल इज द नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है। रीन्यूएबल कौन से होते हैं? लाइक सोलर, बायोगैस एंड यू नो लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय नेचर, प्रकृति से जो बहुत सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सोलर एनर्जी है एंड विंड एनर्जी है, दीज आर द रीन्यूएबल। बट क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, दीज आर द नॉन रीन्यूएबल। तो क्रूड ऑयल नॉन रीन्यूएबल है, ये पेट्रोल डीजल का ही प्राइमरी रूप है। क्रूड ऑयल पहले निकाला जाता है, फिर उसको शुद्ध किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है क्रूड ऑयल को, फिर पेट्रोल डीजल ये बनते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज के बीच जो रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन की प्रोसेस होती है वो ग्लोबलाइजेशन होता है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंट्रीज के बीच में इंटरकनेक्शन है, और इंटरकनेक्शन है डिफरेंट कंट्रीज के बीच या इंटीग्रेशन है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। श्रोमणी अकाली दल मेनली बिलोंग टू द विच स्टेट? श्रोमणी अकाली दल मेनली बिलोंग्स टू द सिख कम्युनिटी एंड इट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ पंजाब, ये पंजाब से है श्रोमणी अकाली दल। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, द अल्टीमेट पावर लाइज विद द पीपल इन ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ ए पीपल, लोगों के हाथ में पावर होती है। जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम, जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से कहा था डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, उसने गर्व से कहा था कि डैम्स है वो मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स है, यानी केवल डैम्स है जो आधुनिक भारत की तकदीर को बदल सकते हैं, वो है डैम्स, ये जवाहरलाल नेहरू ने दावे से कहा था। नाउ वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू, ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर। व्हाट इज द बेगार, बेगार क्या है? वी आर गोइंग टू राइट डाउन ए द बेगार, begar is the forced labor, you may write down it is the custom in India, begar is a forced labor, LABOUR, in which जिसमें पीपल वर कॉम्पेल्ड, कॉमन पीपल वर कॉम्पेल्ड, सामान्य लोगों को कॉम्पेल किया जाता था, बाध्य किया जाता था, कॉम्पेल्ड टू वर्क
विदाउट कंपेंसेशन, विदाउट विदाउट करना है, विदाउट ये एक स्पेस नहीं है, विदाउट कंपेंसेशन, विदाउट सैलरी या विदाउट कंपेंसेशन कहते हैं, COM जेसन। ठीक है। बेगार इज द फोर्स्ड लेबर, एक फोर्स्ड लेबर होती है, बाध्यकारी श्रम करना होता है, जिसमें पीपल और कॉम्पेल्ड लोगों को बाध्य किया जाता है टू वर्क विदाउट कंपेंसेशन, बिना कोई कंपेंसेशन से लोगों को काम करने के लिए बाध्य कराया जाता है। व्हाट इज द फ्लाई शटल? फ्लाई शटल इज ए मशीन, फ्लाई शटल इज ए मशीन फॉर वीविंग या टू व्यू, व्यू करने की मशीन है, ऑटोमेटिक व्यू करने की मशीन है फ्लाई शटल। ठीक है। हु इन्वेंटेड द स्पिनिंग जेनी? स्पिनिंग जेनी किसने इन्वेंट किया था? ठीक है। स्पिनिंग जेनी किसने इन्वेंट? इट वॉज इन्वेंटेड बाई जेम्स हार्बर, जेम्स से लिख रहा हूँ ना, जेम्स हारग्रीव्स, HAR हार ग्रीवर्स, जेम्स हारग्रीव्स ने इन्वेंट की थी इन 1764 में। राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स लिखने। देयर आर 3 मेन ऑर्गन्स। फर्स्ट इज द लेजिस्लेटिव, गवर्नमेंट की 3 मुख्य ऑर्गन्स थे। पहली है लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव जिसको कहते हैं विधायिका संसद, कानून बनाने वाली, लेजिस्लेटिव। सेकंड इज द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। थर्ड इज द जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जुडिशियरी, न्यायपालिका। इसका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ण सिस्टम? वर्ण सिस्टम वाज द सिस्टम ऑफ सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णस। देखो, इन एंशियंट टाइम इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड थी इनटू 4 वर्णस, 4 वर्णस में डिवाइड थी, बेस्ड ऑन द वर्क या लेबर के आधार पर, बेस्ड ऑन लेबर के आधार पर भारतीय समाज 4 वर्णों में डिवाइड था। और उनमें क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, क्षत्रियाज, तीसरा वैश्य, एंड फोर्थ शूद्रस। These are the 4 varnas. Brahmanas do the work of worshipping gods and education. Education का काम ब्राह्मण करते थे। क्षत्रिय और द वॉरियर्स, दे फॉट द वॉर्स, लड़ाई लड़ते थे। वैश्यास डू द बिजनेस, वैश्यास बिजनेस करते थे। एंड शूद्रस डू द वर्कर्स, दे आर द लेबरर्स, ये लेबरर्स थे, वर्कर्स थे। Who allows the accreditation and election symbols of the political parties? Political parties को इलेक्शन सिंबल्स कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का इलेक्शन कमीशन है। हु प्रोवाइड द एक्रेडिशन, एक्रेडिशन मतलब ही वर्ड द प्रोवाइड द मान्यता एंड इलेक्शन सिंबल्स उनको प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल पार्टी को, वो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। डिफाइन द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आपको डिफाइन करना है। ग्रोस डोमेस्टिक मतलब GDP, शॉर्ट फॉर्म इज द GDP। व्हाट इज द GDP? GDP होती है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज
प्रोड्यूस इन ए कंट्री, प्रोड्यूस्ड ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री, एक देश में टोटल गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती है इन ए डेफिनेट टाइम या इन ए स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम, एक विशेष टाइम में, एक साल में या एक महीने में किसी देश के द्वारा जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की जाती है उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, वो जीडीपी होती है। टोटल देश की कमाई कितनी है, इनकम कितनी है, वो जीडीपी है। वोट आर दोज कंपनीज कोल्ड विच डू बिजनेस इन मोर देन वन कंट्री, एक देश से ज़्यादा देश में जो काम करती है उन कंपनियों को क्या कहेंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टी नेशनल कंपनीज वो उनको कहा जाता है, मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज उनको कहा जाता है। जो नेशनल लेवल पर एक ही देश में काम करे वो नेशनल कंपनीज होती है, और छोटी जो कंपनियां होती है वो एमएसएमईज होती है, एमएसएमईज ये होता मतलब माइक्रो स्टेट लेवल, इसका मतलब होता है कि नहीं माइक्रो स्केल कंपनीज, माइक्रो स्केल कंपनीज होती है, यानी छोटे लेवल पर जो काम करती है वो माइक्रो स्केल एमएसएमईज उसको कहते हैं। और नेशनल लेवल तो नेशनल कंपनीज, और जो एक देश से दूसरे देशों में काम करती है वो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है। इन विच ईयर वॉज द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज ए इम्प्लीमेंटेड, कौन से साल में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972, 1972 में इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है। 10वां, वोट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन ऑन ह्यूमंस, ह्यूमंस में नॉइस पोल्यूशन का इफेक्ट क्या है, नॉइस पोल्यूशन क्या प्रभाव पड़ता है? सिंपल सी है, पहला इसका प्रभाव होता है हियरिंग लॉस, सुनने में हानि होती है, हियरिंग लॉस होता है, यानी इफ़ कंटिन्यूस वी आर इन नॉइस पोल्यूशन, लगातार नॉइस पोल्यूशन रहते हैं तो वे ओवर हियरिंग एबिलिटीज़ विल बी लूज एंड वी बिकम डब, डिफ, हम बहरे हो जाएंगे। सेकेंड इसका हो जाता है स्लीप डिसऑर्डरनेस या स्लीप डिस्टर्बेंसेस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस कह सकते हो, स्लीप डिस्टर्बेंसेस का मतलब होता है कि नींद आनी बंद हो जाती है, यू कांट फुली स्लीप, पूरी साउंड स्लीप अब ले नहीं सकते बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस नॉइस पोल्यूशन, लगातार नॉइस पोल्यूशन की वजह से। थर्ड, इफ़ यू आर कंटिन्यूस इन नॉइस पोल्यूशन यू विल बी इन स्ट्रेस, लगातार स्ट्रेस में रहोगे, एंड वेरी चिड़चिड़ा बिहेवियर इसको कह सकते हैं, डिफरेंट बिहेवियर, और लगातार यदि उसमें रहते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी के भी शिकार हो जाते हैं। तो दीज आर द मेन इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन ऑन ह्यूमंस। हियरिंग लॉस होता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है, स्ट्रेस में रहते हैं, हाई बीपी हो जाती है, एंड स्ट्रेंज बिहेवियर, चिड़चिड़ा बिहेवियर होता है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड द साइमन कमीशन कम टू इंडिया, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? देखो साइमन कमीशन द 7 मेंबर कमीशन ऑफ द 7 मेंबर कमीशन विच कम फ्रॉम द ब्रिटेन एंड दे कम टू रिव्यू, वो रिव्यू करने के लिए आए थे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI कह सकते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसको रिव्यू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, वो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड ये एक्ट था, इस एक्ट को रिव्यू करने के लिए आए थे। ठीक है। देयर वॉज नो मेंबर्स इन द साइमन, इंडियन मेंबर्स ऑफ द साइमन कमीशन, साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। सो द पीपल बाईकाट इट, लोगों ने बाईकाट किया। ठीक है। ऑल द पार्टीज ऑफ इंडिया लाइक कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, सभी ने इसका विरोध किया था, बाईकाट किया था। एंड लाहौर में इसके विरुद्ध बाईकाट चल रहा था, बहिष्कार चल रहा था, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट पुलिस यूज्ड द लाठी चार्ज, उस प्रोटेस्ट में लाठी चार्ज यूज किए थे, लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। सो साइमन कमीशन केम टू इन इंडिया 1929 में आया था, रिव्यू करने के लिए आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है। वोट कंट्रीब्यूशन डिड प्रिंट कल्चर मेक टू ग्रोथ ऑफ द नेशनल इन इंडिया, प्रिंट कल्चर ने कौन सा प्रभाव छोड़ा था भारत में नेशनल न्यूज़ को बढ़ाने के लिए? तो प्रिंट कल्चर का मतलब प्रिंट मीडिया अखबारबाजी ने एक कौन सा प्रभाव छोड़ा था नेशनल न्यूज़ को ग्रो करने के लिए?
तो पहली चीज़ तो इन्होंने हेल्प की थी भारत में नेशनलिटी आइडियाज़ को स्प्रेड करने में। प्रिंट मीडिया हेल्प डे स्प्रेडिंग, स्प्रेड करने में हेल्प की थी। प्रिंट मीडिया हेल्प्ड इन स्प्रेडिंग द नेशनलिस्ट आइडियाज़, नेशनलिस्ट आइडियाज़, राष्ट्रवादी विचार स्प्रेड करने में हेल्प करी थी प्रिंट मीडिया ने। ठीक है। दूसरा नेशनलिज्म, उन्होंने प्रिंट मीडिया ने कैसे नेशनलिज्म में हेल्प की थी? एक्सपोजिंग कॉलोनियल मिस रूल, प्रिंट मीडिया ने एक्सपोज किया था, एक्सपोजिंग मिस रूल, कॉलोनियल मिस रूल कह सकते हैं, कॉलोनियल मिस रूल को एक्सपोज किया था। दे आर एक्सपोजिंग व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट या कॉलोनियल रूल है उसकी डीमेरिट्स क्या है, ये वो प्रिंट मीडिया एक्सपोज कर रहे थे। ठीक है। और दे ऑल्सो हेल्प्ड कनेक्टिंग द पीपल, लोगों को कनेक्ट करने में भी हेल्प कर रहे थे प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया ने अखबार, न्यूज़पेपर्स हेल्पिंग द टू कनेक्टिंग द पीपल, लोगों को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहे थे। वाई इज़ द पावर शेयरिंग इम्पोर्टेंट? पावर शेयरिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? पावर शेयरिंग इम्पोर्टेंट है, ये लोगों, ये स्टेबिलिटी श्योर करती है। यदि पावर शेयर की हुई है तो कोई भी गवर्नमेंट है वो स्थायी रहेगी। इट इंश्योर्स, पावर शेयरिंग इंश्योर्स, इंश्योर करती है स्टेबिलिटी, द स्टेबिलिटी, इंश्योर द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी तो स्थायित्व है, स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को इंश्योर करती है पावर शेयरिंग। ठीक है। सेकेंड रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स के बीच जो कन्फ्लिक्ट होता है उसको भी कम करते हैं। पावर शेयरिंग या सोशल ग्रुप्स में जो कॉन्फ्लिक्ट है, रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट्स, पावर शेयरिंग रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट्स, संघर्ष को बचाती है लोगों के बीच में। ठीक है। तो ये है मेंशन एनी टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू मेक इंडिया ए सेकुलर कंट्री, सेकुलर कंट्री बनाने के दो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताइए। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये है, द स्टेट हैजंट एनी रिलीजन, द गवर्नमेंट एंड स्टेट हैज़ नॉट एनी रिलीजन। ये संविधान में लिखा हुआ है कि भारत सरकार का कोई धर्म नहीं है। इट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन एंड इट विल नॉट प्रोपोगेट एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करेगी, किसी को भी प्रोपोगेट प्रचार नहीं करेगी। सेकेंड इसका ये है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एवरी पर्सन इज़ फ्री टू अडोप्ट एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, हर व्यक्ति फ्री है किसी भी प्रकार के धर्म को अपनाने में और उसका प्रचार करने में। तो स्टेट हैजंट एनी रिलीजन, स्टेट है अनबाइस्ड है रिलीजन के मामले में और स्वतंत्रता की छूट है। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध है, सरकार है किसी प्रकार डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, गवर्नमेंट एंड एनी पर्सन कांट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर किसी भी कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, डिस्क्रिमिनेशन है ना, किसी भी प्रकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता ऑन बेसिस ऑफ द रिलीजन। मेंशन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ रिफॉर्म इन पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज में किसी भी प्रकार के 2 रिफॉर्म आप बताइए। देखो पॉलिटिकल पार्टीज कैसी होनी चाहिए, उनका पॉलिटिकल पार्टीज है इसके लिए कानून बनाना चाहिए, रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स, देयर शुड बी ए लॉ, कानून लॉ होना चाहिए टू रेगुलेट करने के लिए इंटरनल अफेयर्स, रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स, इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए कानून होना चाहिए। ठीक है। 2 नंबर, देयर इज द रिजर्वेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द वीमेंस एंड फॉर द सोशल कैटेगरीज, रिजर्वेशन है इन सीट शेयरिंग में देयर इज रिजर्वेशन ऑफ ए वीमेन, महिलाओं का रिजर्वेशन होना चाहिए, महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। एंड सोशल ग्रुप्स लाइक SC ST इनकी भी क्या होती है, भागीदारी होनी चाहिए। ये 2 रिफॉर्म इंपॉर्टेंट है। कई पॉलिटिकल पार्टीज है वीमेंस को वो पार्टिसिपेट नहीं करवाती है या सोशल ग्रुप्स को टिकट वगैरह नहीं देती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन पावर शेयरिंग, सीट शेयरिंग सभी ग्रुप्स की होनी चाहिए।
एक्सप्लेन एनी टू इकोनॉमिक अचीवमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की कोई भी दो इकोनॉमिक अचीवमेंट बतानी है। पहली अचीवमेंट तो ये है कि डेमोक्रेसी की वजह से रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, जो आर्थिक असमानता थी वो कम हो गई है। बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेसी देयर इज ए रिड्यूस द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज पेरिटीज। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है उसमें असमानता, डिस्पैरिटीज होती है असमानता, इकोनॉमिक असमानता में बहुत ही कमी आई है। इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेसी देयर इज द इकोनॉमिक ग्रोथ इन एवरी कंट्री। हर डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, वॉट इज़ द सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है क्यों है? सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए डेवलपमेंट, है ना। इसमें इंपॉर्टेंट है, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पीपल। सस्टेनेबिलिटी हेल्प टू इम्प्रूव, sustainability help to improve the quality of life, quality of a life of people। लोगों की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में ये हेल्प करती है। कौन सी? सस्टेनेबिलिटी, स्थायित्व है। ठीक है, और दूसरी इसमें है प्रेजेंट, टुडे और प्रेजेंट दोनों में, टुडे एंड फ्यूचर, टुडे एंड इन फ्यूचर, वर्तमान में और फ्यूचर दोनों में लोगों की जीवन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। और सेकंड है कि इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इट हेल्प करती है टू प्रोटेक्ट करने में द इन्वायरमेंट, ये दो हेल्प करती है सस्टेनेबिलिटी। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लिबरलिज्म ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के लिबरलिज्म से आप क्या समझते हो? देखो, लिबरलिज्म का मतलब होता है उदारता, एंड टू मेक लूज लॉज सो दैट द फॉरेन मनी एंड फॉरेन कैपिटल कैन इन्वेस्ट इन इंडिया या इन ए कंट्री। देश में फॉरेन मनी है या फॉरेन कैपिटल है वो आए, इसके लिए उस प्रकार के हल्के हार्ड और फास्ट रूल नहीं होना, ये होता है। ठीक है, इसको आप लैंग्वेज में यूज लिख सकते हैं। लिबरलिज्म ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज द प्रोसेस, लिबरलिज्म ऑफ द फॉरेन ट्रेड ये क्या प्रकार की है? इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है। ठीक है, ऑफ रिमूविंग एंड रिड्यूसिंग रेस्ट्रिक्शंस, ऑफ ए रिमूविंग, यहाँ से लिख दो, रिमूविंग एंड रिड्यूसिंग, रिमूव करना और रिड्यूस करना, क्या करना? रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंधों को, रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंधों को रिमूव करना, हटाना। ठीक है, ऑन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्रीज, देशों के बीच जो गुड्स का एक्सचेंज है उन एक्सचेंज के जो प्रतिबंध है उनको कम करना या हटा देना, ये प्रोसेस होती है लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन क्या प्रोसेस होती है? लिबरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड रिड्यूसिंग द रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस है प्रतिबंध, ऑफ ए फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के जो प्रतिबंध है उनको रिमूव करना लिबरलाइजेशन होता है। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सोइल इरोजन इन हिली एरियाज, पहाड़ी क्षेत्रों में सोइल इरोजन को कंट्रोल करने के कौन से स्टेप्स हैं? तो फर्स्ट इज द प्लांट ट्रीज, सिंपल सा है, पेड़ों को लगाना, पेड़ों को लगाएंगे तो जो सोइल इरोजन है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। सेकेंड इसमें क्या होता है? टेरेसिंग, टेरेसिंग क्या करना? टेरेसिंग, टी डबल आर ए सी होता है, टी डबल आर ए टी ई डबल आर ए सी, टेरेसिंग, टेरेसिंग करना। टेरेसिंग का मतलब मेकिंग वॉल्स सो दैट वाटर शुड नॉट फ्लो, ताकि वाटर फ्लो नहीं है। देयर इज द चेक्स ऑफ फ्लोइंग वाटर, पानी की फ्लो करने में चेक्स और रुकावटें हों, वो टेरेसिंग होती है। ठीक है, तो ये दो मुख्य होती है, प्लांट ट्रीज पेड़ लगाना और टेरेसिंग करना। कॉन्ट्योर
कल्टीवेशन भी होता है, कॉन्ट्योर कल्टीवेशन। कॉन्ट्योर कल्टीवेशन होना चाहिए। कॉन्ट्योर कल्टीवेशन का मतलब होता है कि पानी सीधा बहाए नहीं, उसके लिए कल्टीवेशन सही से होना चाहिए। 3 प्रकार के आप इसमें लिख सकते हो, पेड़ लगाना चाहिए, टेरेसिंग फार्मिंग, कॉन्ट्योर कल्टीवेशन। मेंशन 2 गोल्स ऑफ द नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन के कोई 2 गोल लिखो। तो देखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन था गुजरात में, एंड द पीपल वर प्रोटेस्टिंग फॉर अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम। तो पहला इसका कारण है टू स्टॉप द कंस्ट्रक्शन ऑफ सरदार सरोवर डैम, टू स्टॉप द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, स्टॉप द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, डैम के कंस्ट्रक्शन को रोकना, ये पहला इसका कारण था विरोध का। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने कंस्ट्रक्शन को स्टॉप करना, सरदार सरोवर डैम विच वाज कंस्ट्रक्टिंग ऑन द नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर बन रहा था उसको रोकना। सेकेंड इसका क्या है, इंश्योर जस्टिस फॉर द डिस्प्लेस्ड पीपल, जस्टिस इंश्योर करना, टू इंश्योर SURE, इंश्योर जस्टिस, जस्टिस फॉर द डिस्प्लेस्ड पीपल, जो लोग वहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं डैम बनाने की ओर से, तो डिस्प्लेस्ड पीपल के साथ जस्टिस करना, न्याय उचित। दे हैव गिवन द प्रॉपर मनी फॉर देयर लैंड एंड दे शैल बी गिवन द प्रॉपर लैंड इन रिटर्न, बदले में बढ़िया लैंड भी मिलनी चाहिए। तो डिस्प्लेस्ड पीपल है उनके लिए उनको क्या होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। तो 2 ये मुख्य इसका कारण है। डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द रेल ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन मोर इन नॉर्थर्न प्लेन्स, लेस इन हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में रेल ट्रांसपोर्ट कम है और नॉर्थर्न प्लेन में रेल ट्रांसपोर्ट ज़्यादा है। इसका कारण क्या है, देखो, नॉर्थर्न जो प्लेन्स है वो क्या है, फ्लैट है। नॉर्थर्न प्लेन है फ्लैट, सीधा फ्लैट है, एंड इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू मूव द थिंग्स एंड ट्रांसपोर्ट करने में ईजी रहता है, ठीक है। सेकेंड, मोर पॉपुलेशन, नॉर्थर्न प्लेन्स में मोर स्पार्ज या मोर पॉपुलेशन डेंसिटी कह सकते हो, नॉर्थर्न प्लेन्स में मोर पॉपुलेशन डेंसिटी, अधिक जनसंख्या है। थर्ड, मोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ग्रोथ या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, एग्रीकल्चर वगैरह, मार्केट्स वगैरह ये ज़्यादा है, तो ट्रांसपोर्ट करने में, लगेज को इधर उधर लाने में बहुत ही हेल्प करती है रेलवे लाइन, ठीक है। और हिमालयन रीजन है वो हाई रिलीफ है। हाई रिलीफ का मतलब हिमालयन रीजन इज़ वेरी हाई, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टेबलाइज द रेल ट्रांसपोर्ट। हाई रिलीफ फीचर्स, रिलीफ फीचर्स बहुत हाई है, तो वहाँ पर स्टेबलाइज करना बहुत ही हार्ड होता है। अब ये बड़े क्वेश्चंस हैं, आप ऑटोमेटिक इसमें देखो कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस बतानी है चावल के लिए, या इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है उसको बताओ। एक्सप्लेन द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 के ग्रेट डिप्रेशंस को आप बताओ, आर्थिक तंगी 1929 की। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द इंडेंजर्ड सिस्टम, दीज आर द बिगर क्वेश्चंस एंड यू विच विल इनकन्वीनियंस टू टीच हियर। यहाँ पढ़ाने बहुत ही मुश्किल है, तो ये क्वेश्चन आप खुद छांटोगे और करोगे, ठीक है। थैंक यू।